सुप्रभात बच्चों। हम स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित एक लेख का अध्ययन कर रहे थे। उसको मैंने अच्छी तरह से समझा था, आपको समझ में भी आया होगा, दोहरान किया होगा आपने। किस प्रकार से जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए या समाज में अनेक प्रकार की जो बुराइयां थी उनके प्रति आवाज़ उठाई थी और शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए और खासकर स्त्रियों के लिए उन्होंने जो सतर्क और होकर किस तरह से जो अनेक ऐसे विरोधी कुतर्क थे जो स्त्री शिक्षा के मालूम खिलाफ थे, विरोधी थे, उनके प्रति आवाज़ उठाई थी, इस तर्क और उनका खंडन किया था। और उन्होंने अनेक ऐसे एग्जाम्पल्स उदाहरण देते हुए भी जो कुतर्क दे रहे थे शिक्षा यानी स्त्री शिक्षा के विरोधी, तो उनको भी वो किस तरह से उनको अनेक बार उदाहरण के माध्यम से उनको नकारते हैं। इस तरह से द्विवेदी जी उस जो उनका समय था हिंदी साहित्य का जो एक द्वितीय सुधार काल के रूप में जाना जाता था, जिसको बाद में लोगों ने या जो आज के आधुनिक जो राइटर हैं या कवि थे उन्होंने द्विवेदी युग के रूप से आज जानते हैं या उनको पुकारते हैं। तो यानी एक महान रचनाकार या ऐसे जो बुराइयां हैं समाज के अंदर फैली हुई उनके प्रति आवाज़ उठाई थी, तो इस तरह से उनको द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो इस अध्याय के अंदर भी उन्होंने एक ऐसे लेख की रचना करते हुए, एक निबंध की ऐसी रचना करते हुए स्त्रियों के लिए जो आवाज़ उठाई, स्त्री शिक्षा के जो विरोधी है उनकी कुतर्कों का जो खंडन किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने दर्शाया है। तो इसके बारे में हमने अध्ययन किया, आपने जाना होगा बच्चों। आज हम आपके अभ्यास प्रश्न के रूप में इस अध्याय में करते हैं, जिसका पहले क्वेश्चन के रूप में रहेगा अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न, और ये इस प्रकार के प्रश्न बच्चों जो मान लो शब्द के माध्यम से या मान लो पंक्ति के माध्यम से मान लो इसको अध्ययन किया जाता है या लिखा जाता है इसको, तो आप देखेंगे पहले। तो पहला क्वेश्चन के रूप में देखें हम, तो जो तीसरा यानी फर्स्ट और जो सेकंड था वो हमने वैकल्पिक प्रश्न के रूप में कर लिया था। आज हम थर्ड नंबर क्वेश्चन अति लघुतरात्मक प्रश्न में करते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो ग्रंथ है उसकी भाषा क्या है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक जो ग्रंथ है उसकी भाषा प्राकृत है। तो यहाँ पर आप शब्द के माध्यम से कह सकते हैं कि प्राकृत भाषा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा प्राकृत भाषा है। इस रूप में उत्तर दे सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में चलें। रुक्मिणी हरण की कथा कहाँ मिलती है? यानी जो रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मिणी का हरण करके लाए थे और फिर शिशुपाल जो वधम हुआ था, शिशुपाल ने उनका पीछा किया था, तो उसकी कथा तो कहाँ पे मिलती है? तो हम उसकी बात करें तो रुक्मिणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में मिलती है। तो इस तरह से बच्चों हम इसका आंसर अपने एक पंक्ति के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से दे सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि रुक्मिणी हरण की जो कथा है वो हमें भागवत पुराण के अंदर मिलती है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5th के अंदर। 5th क्वेश्चन में देखिए, पाठ में आए प्राचीन कालीन विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। तो विदुषी मतलब ये विद्वान का अपोजिट होता है बच्चों, यानी अगर एक ज्ञानी व्यक्ति होता है तो हम उसे विद्वान कहते हैं, और एक अगर पढ़े लिखे अगर मान लो विद्वान अगर मान लो जिस तरह से हम पुरुष के लिए कह रहे हैं, तो उसी प्रकार से अगर जो पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती है जो ज्ञानी होती है उनको विदुषी कहा जाता है, यानी कि जेंडर भी कह सकते हैं यहाँ पर और अपोजिट भी कह सकते हैं। तो पाठ में प्राचीन कालीन जो विदुषी महिलाएं हैं उनके नाम हमने इसमें पढ़े थे, जिसमें राइटर ने शीला, विजा, अनसुईया, गार्गी, इन सभी की मान लो एक विदुषी महिलाओं के नाम से रूप से उनको बताया था कि किस प्रकार से ये विद्वान महिलाएं थी। तो इनका आप नाम लिख सकते हो बच्चों। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे? यानी शकुंतला ने दुष्यंत जो अपने उस समय के महान राजा थे
उनका किस प्रकार से मान लो बड़े दरबार में दुर्वाक्य कहते हैं उनको, यानी बुरे वाक्य है, कटुवचन। तो शकुंतला के जो राजा मान लो के साथ राजा दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया था, यानी प्रेम विवाह किया था, किंतु बाद में उसको पहचानने से मना कर दिया था। तो इससे कुपित और अपमानित होकर, यानी क्रोधित हुई और अपमानित होकर शकुंतला ने उनसे ऐसे दुर्वचन कहे थे। तो इसको भी हमने पढ़ा था पीछे, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर चलें। नाट्यशास्त्र संधि नियमों में स्त्री पात्रों के लिए कौन सी भाषा निर्धारित की गई थी, यानी उस समय के जितने भी नाट्यशास्त्र होते थे तो किस प्रकार की भाषा उसमें मालूम यूज की जाती थी। तो ये भी बच्चों हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो उनके उत्तर खंडन देते हैं कि वो कहते हैं कि इनके लिए भाषा संस्कृत नहीं थी, यानी कि वो अनपढ़ थी, तभी तो वो ऐसी स्त्री थी, वो प्राकृतिक भाषा का यूज करती थी। तो इसलिए बच्चों नाट्यशास्त्र संबंधी जो नियमों में अगर बात की जाए तो स्त्री पात्रों के लिए केवल प्राकृत भाषा ही निर्धारित की गई है, यानी कि जो लोकल स्थानीय जो भाषा थी, जिस तरह श्लोक संकेत भाषा की मात्रा अपने प्रकट करते हुए बोलते थे, तो एक तरह से ये प्राकृतिक भाषा थी बच्चों। तो ये अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन का आखिरी यानी 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आगे हम देखते हैं उत्तरात्मक प्रश्न के अंदर, जिसमें बच्चों उत्तरात्मक प्रश्न में 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृतिक बोलना उनके एपड होने का प्रमाण नहीं है, स्पष्ट कीजिए। यानी लेखक ने जब ऐसे अनेक स्त्री शिक्षा विरोधी जो कुतर्क दिए गए थे ऐसे लोगों के द्वारा, तो इसमें स्त्रियों के प्रति आवाज़ उठाते हुए उनके पक्ष में बोलते हुए यहाँ पर राइटर ने कहा था कि नाटकों में केवल अगर स्त्रियाँ प्राकृतिक भाषा बोलती हुई अगर उनको दिखाई गई है, अनपढ़ दिखाई गई है, तो इस बात का भी प्रमाण नहीं है कि वो वास्तव में अनपढ़ थी, कुछ नहीं जानती थी। तो इसके पक्ष में यहाँ पर किस प्रकार की मान लो यहाँ पर तर्क देते हैं बच्चों। तो हमने इसमें देखा था कि जिस समय आचार्य ने मान लो ऐसे नियम बनाए थे, हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने इसमें पढ़ा था बच्चों भाई नाट्यशास्त्र संधि नियमों में, तो ये उसी की बात हो रही है कि आचार्य ने नाट्यशास्त्र जो नियम बनाए थे उसमें सभी लोग संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे, उसमें अधिकांश लोग उस प्राकृतिक भाषा को ही बोलते थे या प्राकृत भाषा बोलते थे, वही उनकी जनभाषा थी। जनभाषा मतलब वहाँ के लोगों की भाषा, यानी जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के स्थानीय लोग जिस तरह थे वो उसी भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये एक तरह से प्राकृत भाषा कहलाती बच्चों, वही जनभाषा थी। अतः उन्होंने स्त्रियों के संवाद संस्कृत में नहीं रखने का नियम बनाया और पुरुषों के संवाद संस्कृत में रखे जाते थे। तो इस तरह से यहाँ पर एक बनाए गए ये भी उन्हीं उसी समय के आचार्यों की जो एक नियम मात्र थे। तो यहाँ पर ये सिद्ध नहीं हो सकते या नहीं कर सकते कि वो स्त्रियाँ पढ़ी लिखी नहीं थी या मालूम नहीं मालूम एक तरह से संस्कृत भाषा नहीं जानती थी, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर इस तरह से स्पष्ट मालूम किया था 9 नंबर क्वेश्चन के रूप में, यह सारा दुराचार स्त्रियों के पढ़ने का ही कुफल है। तो पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। ये सारा दुराचार तो स्त्रियों के पढ़ाने का ही कुफल है, यानी किस प्रकार से इसमें यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। जो गार्गी ने बड़े बड़े मान लो इसमें आप हमने पढ़ा था भी गार्गी किस प्रकार से स्त्रियों का पक्ष लेती हुई अपने जो स्त्री जो एक मान लो जाति है समूह है उसको किस प्रकार से यहाँ पर मान लो कह रही है कि वो गार्गिनी भी तो बड़े बड़े जो ब्रह्मवादी थे या ब्रह्म ज्ञानी थे या वेदों के ज्ञाता थे, उनके भी मान लो तर्क वितर्क में छक्के छुड़ा दिए थे, मान लो उनको भी उन्होंने छक्का दिया था, हरा दिया था बुरी तरह से। पंडित मंडन मिश्र की पत्नी ने भी शंकराचार्य को निरुद्ध कर दिया था, इसके बारे में हमने बुक में पढ़ा था। और वे पढ़ी लिखी न होते हुए भी विद्वान पुरुषों से तर्क वितर्क उस समय नहीं कर सकती थी, मान लो अगर वो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर यानी अपनी शिक्षा के बल पर मान लो उस समय के जो उनको ज्ञान था बच्चों, यानी शिक्षा का दूसरा रूप ही ज्ञान, यानी उनको जो ज्ञान था उसमें तर्क वितर्क वो एक विद्वान पुरुष से मालूम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसने अपने ज्ञान के आधार पर निरुत्तर कर दिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपयुक्त वाक्य में इन विदुषी नारियों की जो प्रशंसा की गई है, ऐसी महिलाओं के शास्त्रार्थ करने की कुशलता को ही पढ़ाई के कारण होने वाला दुराचार बताने वालों की मूर्खता पर कठोर व्यंग्य किया गया कि यानी वो किस प्रकार से उस समय स्त्रियों को निम्न स्तर का मान सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी मान लो विदुषी मान लो स्त्रियाँ हुई थी जो हर तरह से पुरुषों के समान
शास्त्रार्थ कर सकती थी। तो इस तरह से बच्चों एक ऐसे जो दुराचार बताने वाले जो मूर्ख लोग थे उन पर ये कठोर व्यंग्य किया गया है। आगे इसका लास्ट क्वेश्चन लघुतरात्मक प्रश्न का 10 नंबर, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं? तो यानी द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में यानी उनके पक्ष में रहते हुए उन्होंने ऐसे कौन से तर्क दिए हैं कि स्त्रियों को पढ़ाया जाना चाहिए? तो द्विवेदी जी ने कहा यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिस बात पर बल दिया था उन्होंने कहा था कि स्त्री शिक्षा देश और समाज के प्रगति में सहायक है। यानी स्त्री पढ़ी लिखी स्त्री हर तरह से समाज का उत्थान कर सकती है। शिक्षा से ऐसी कोई अनर्थ नहीं होता या मान लो इस तरह होने वाला है कि स्त्री पढ़ लिख जाएगी तो समाज का अनर्थ कर देगी, बल्कि उसके अपोजिट वह उसको और मतलब एक तरह से बलपूर्वक या मतलब अपने ज्ञान के बल से और सहायक बन जाएगी। यदि शकुंतला ने दुष्यंत तथा सीता ने राम के व्यवहार की निंदा की थी तो उसका कारण उनकी पढ़ाई नहीं थी, बल्कि उनके साथ जो किया गया मान लो उनके साथ अत्याचार था या उस स्त्री एक जाति थी उसके विरुद्ध किया गया धर्म था। इसी वजह से उन्होंने उनकी व्यवहार रूप में निंदा की थी। तो शिक्षा से यदि अनर्थ होता तो पुरुषों की शिक्षा से भी मालूम अगर होगा या हो जाता। यदि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा अगर मालूम नहीं शिक्षित थी तो इसका कारण वर्तमान में स्त्री शिक्षा का विरोध करना उचित नहीं है। अगर मालूम प्राचीन समय स्त्रियाँ नहीं पढ़ी थी तो इसका मतलब ये नहीं कि आज वर्तमान युग में भी स्त्रियों को न पढ़ाया जाए। तो इस रूप में आप बच्चों इसका आंसर दे सकते हैं, तर्क दे सकते हैं। और ऐसा ही द्विवेदी जी ने भी अपने तर्क के माध्यम से कहा था। हमने बुक में इसको अपने अध्ययन के रूप में देखा था बच्चों, तो आप भी दोहरान करते हुए आंसर के रूप में लिखेंगे, आप क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो आगे हम चलें निम्नात्मक क्वेश्चन के रूप में। तो निम्नात्मक क्वेश्चन के अंदर देखिए बच्चों 11 नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये जो निबंध लिखा था स्त्रियों के प्रति जो माल बुराइयां थी समाज के अंदर या उनकी शिक्षा के लिए जो कि जिस प्रकार से कुतर्क दिए जा रहे थे, तो उनके तहत उन्होंने दूरगामी और खुली सोच मतलब वर्तमान के लिए आगे आने वाले भविष्य में स्त्रियों की शिक्षा के लिए मालूम किस प्रकार से एक शिक्षा का प्रसार हो उस खुली सोच से उन्होंने परिचय दिया अपना उस लेख के द्वारा। तो इसमें स्पष्ट करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि जो पहली बार जो निम्न बार ये लिखा था 1914 के अंदर ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसे हमने ये जो अपने सबसे जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसका सबसे पहला प्रश्न यही मालूम था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस प्रकार पत्रिका का संपादन किया, तो सरस्वती के रूप में था। तो उनके जो पहला जो मालूम स्त्री शिक्षा के विरुद्ध वो बोले थे, तो उन्होंने 1914 में सरस्वती पत्रिका में मतलब प्रकाशित हुआ था। उस समय स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। उस समय के अंदर अंग्रेजों का राज था और किस प्रकार से देश का शोषण हो रहा था, तो उसके तहत अनेक कुतर्कों द्वारा स्त्री शिक्षा का विरोध किया जाता था, अनेक कुतर्क दिए जाते थे। तो महावीर प्रसाद ने या द्विवेदी जी ने इस निबंध की रचना करके उन्होंने स्त्री शिक्षा के विरोधियों को कुतर्कों का खंडन किया था। द्विवेदी जी ने अनेक प्रकार से स्त्री शिक्षा को समाज के लिए देश के लिए मतलब हितकर माना। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा को अनर्थकारी मतलब न मानते हुए उनको समाज के उत्थान और समाज में जो शांति है उसका प्रसार करने के लिए जो स्त्री शिक्षा है उसको महत्वपूर्ण माना। द्विवेदी जी ने प्राचीन साहित्य और जो धर्म है ग्रंथ है उनका उन्होंने अनेक प्रकार से उदाहरण देते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उनका मान लो एक तरह से साथ देते हुए उन्होंने बोला कि स्त्री शिक्षा अगर प्राचीन काल में अगर स्त्री शिक्षा नहीं थी तो उनको आज हम वर्तमान में उस बात को हम नहीं साबित कर सकते या हम उनको उस कुतर्क के सहारे हम स्त्रियों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। इसलिए हमें उन सब को छोड़कर वर्तमान में जो स्त्रियां हैं उनको शिक्षा मालूम दी जानी चाहिए, जिससे कि समाज का उत्थान हो, देश का उत्थान हो। तो इस निबंध से पता चलता है कि किस प्रकार खुली सोच के विचारक थे द्विवेदी जी और उनकी दृष्टि दूर तक देखने में समर्थ थी और उनका मानना था कि एक शिक्षित स्त्री ही एक समाज और एक देश के
जो प्रगति है, विकास है, उसमें सहायक बन सकती है। तो बच्चों इस तरह से हम खुली सोच का परिचायक मानते हुए द्विवेदी जी को यहाँ पर खुली सोच परिचायक मानेंगे। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, स्त्री शिक्षा समाज के पतन का कारण नहीं वरन समाज के विकास की सीढ़ी है। तो बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन है बच्चों, ये 11 नंबर और 12 नंबर। तो इस कथन के आलोक में स्त्री शिक्षा पर अपने विचार लिखिए। तो बिल्कुल मिलते जुलते से क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर इसको प्लस करते हुए बच्चों आंसर के रूप में आप लिखेंगे कि समाज में केवल पुरुष ही नहीं होते, स्त्रियां भी होती है और समाज स्त्रियों को साथ लेकर चलने से ही समाज का विकास होता है। समाज में जो स्त्रियां मतलब जो संख्या में लगभग पुरुषों के समान रहती है और वो समाज के विकास में भी बड़ा सहायक बनती है। तो अतः उनको शिक्षा न देना समाज को मतलब एक तरह से मालूम कह सकते हैं पीछे धकेलने वाली बात है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि स्त्रियों को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसका आंसर के विकास के रूप में मानेंगे। और देखा जाए तो सदस्यों को यानी कि समाज के अगर उत्थान की बात की जाए तो स्त्री शिक्षा मिलनी ही चाहिए, जिससे कि एक समाज और एक देश आगे बढ़ सके। और शिक्षा की समुचित व्यवस्था के बिना समाज की प्रगति नहीं कर सकता, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। अतः शिक्षा पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी दी जानी चाहिए। और संपूर्ण समाज अगर प्रगति करेगा तो जब स्त्रियां शिक्षित होगी, यानी एक गाड़ी के दो पहिए जिस प्रकार से एक उस गाड़ी की गति में गति को अग्रसर करती है या आगे उन्नति की तरफ ले जाती है, मंजिल तक ले जाती है, उसी प्रकार से स्त्री और पुरुष दो उस समाज या एक देश के उस पहिए के समान होते हैं जो उनको मंजिल तक लेके जाते हैं, विकास की ओर लेके जाते हैं। उसी प्रकार से स्त्री शिक्षा से समाज का पतन होने की बात बिल्कुल गलत है, विवेकहीनता है। तो अतः स्त्री शिक्षा के अभाव में पूर्ण समाजी विकास की कल्पना करना भी असंभव है। इस तरह से हम इसका अनेक तर्कों के माध्यम से बच्चों में स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। स्त्रियों को उचित आगे से आगे ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बच्चों आप इस 12 नंबर क्वेश्चन को भी करेंगे जो काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और वर्तनी में भी सुधार मिलेगा लिखने में। आप अगर आप वर्क करते जाओगे तो काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों दोनों, और ज़्यादा इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं निबंधात्मक क्वेश्चन होते हुए। तो आप इनको आराम से तर्क के माध्यम से भी अपनी विवेक के माध्यम से विवेचना करते हुए ऐसा लिख सकते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित पंक्तियों की सहप्रसंग व्याख्या। तो ये व्याख्यात्मक क्वेश्चन भी बच्चों आपके एग्जाम में आते हैं। पठित गद्यांश या अपठित गद्यांश। पठित गद्यांश जो आपकी बुक के अंदर से आएंगे तो ये भी 4, 5 या 6 नंबर तक के आते हैं। और आप ये पीछे करते भी आए हैं, अभ्यस्त भी हो इनसे, तो आप इस अध्याय को आपने अच्छी तरह दोहरान करते हुए पढ़ा है। और क्वेश्चन आंसर भी आप करोगे और दोहरान करोगे तो ये जो आपके जो प्रसंग ये पंक्तियाँ हैं इनका प्रसंग व्याख्या भी आपको आसानी से याद हो जाएगी। और आपको पाठ परिचय याद रहना ही चाहिए। जो सह प्रसंग व्याख्या होती है इसमें प्रसंग, जब सह प्रसंग की बात आई है तो सह प्रसंग मतलब आपको इसमें राइटर का यानी जो लेखक परिचय है वो भी अच्छी तरह लर्न होना चाहिए, और इस जो पाठ परिचय है वो भी अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। यानी कि जिस तरह से हम कहेंगे ये हमारी पाठ्य पुस्तक स्टेज से अध्याय नंबर 13 के रूप में है ना, तो इसको इस तरह से आगे हम लिखते जाएंगे कि किस प्रकार से जो सोनलाल जो द्विवेदी जी है वो लिखते हुए महावीर प्रसाद जो द्विवेदी जी है वो किस प्रकार से रचना के माध्यम से या लेख के माध्यम से स्त्रियों के विरुद्ध दिए जाने वाली या शिक्षा के विरुद्ध दिए जाने वाली कुतर्क है उनका खंडन करते हुए स्त्रियों की शिक्षा पर बल देते हैं और कहते हैं। फिर आगे जो ये पंक्तियाँ दी है उसके हिसाब से हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो बच्चों आप इस तरह से इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे तो आपको काफ़ी आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आपके सहायक बनेंगे। और इस तरह से ये क नंबर और जो ख नंबर है इनको अच्छी तरह से देखते हुए इनके जो आंसर बनते हैं इसके अंदर से
या इसमें से कौन कौन से मल क्वेश्चन बन सकते हैं जिनका आप अध्ययन करेंगे। इसे प्रश्न व्याख्या के रूप में लर्न कर लेंगे आप। इसे आपको नोटबुक में नहीं करना, जो बाकी हम जैसे भी क्लास के अंदर जब इन गद्यांश का अपठित और पठित गद्यांश का जब हम रिवाइज करेंगे, दोहरान करेंगे, तब आपके सहायक बनेंगे। तो इस तरह से अपना वर्क कंप्लीट करते हुए बच्चों नोटबुक में करेंगे। और सैटरडे यानी कल सैटरडे है तो आपकी नोटबुक स्कूल के लिए मंगवाई जाएगी, आपसे यानी गरसाना से लाई जाएगी। तो उसमें अपनी नोटबुक भेजते हुए आप चेक कराएंगे। आगे हम क्रमानुसार आगे नेक्स्ट अध्ययन करेंगे। जय हिंद।